अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। बट हमने लास्ट टाइम लेक्चर में पढ़ा था कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन के जो एप्लीकेशन है वो क्या है। सबसे पहले हमने ग्रोथ और डिके प्रोसेसेस के बारे में पढ़ा, उसके गवर्निंग इक्वेशन क्या होती है, उसका सोल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, उसके कुछ प्रॉब्लम्स देखी। उसके बाद आपने रेडियो एक्टिव डिके और हाफ लाइफ के बारे में पढ़ा और उसके रिलेटेड हमने कुछ प्रॉब्लम्स किए। आज हम उसको उसी को थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट एक्सपैंड करते हैं और आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज़ कार्बन डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग है क्या कि अबाउट 1950 द केमिस्ट विलर्ड लिबी devised a method using radioactive carbon as a means of determining approximate age of fossils, such as the remains of woods, bones, etc. The half-life of radioactive carbon is about 5,600 years. The radioactive ratio of carbon-14 to ordinary carbon in the atmosphere is constant, and this ratio applies to animals and plants. अब देखें बेसिकली however when the animals or plants die, the carbon-14 starts to decay through radioactivity while the ordinary carbon does not disappear. Thus, knowing the ratio of C14 to the ordinary carbon, we can determine the approximation to the year of death. यानी आपके पास बेसिकली क्या है कि आपने यहाँ पे कार्बन डेटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया था एक केमिस्ट ने, कि उसमें क्या करते हैं कि आप C14 एक स्पेशल टाइप है कार्बन की, आप उसको ऑर्डिनरी कार्बन से कंपेयर करते हैं और उसकी जो रेशो आती है उससे आप आइडिया लगाते हैं कि वो जो कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो कितने साल पहले का है। बिकॉज C14 की बेसिकली जो हाफ लाइफ है वो बहुत ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 5,600 ईयर्स है। तो इस तरह से यानी उससे अप्रॉक्सीमेशन लगाना आसान होता है। इसके हम देखते हैं कि इसकी गवर्निंग इक्वेशन क्या बनेगी और उसको आप यूज़ किस तरह से कर सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट अपने उसमें। अब देखें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक है अ वुडन आर्कियोलॉजिकल स्पेसिमन contains 15% of the original carbon-14 using half-life of 5730 years. Determine the approximate age of the specimen. अब देखें कि सपोज करें कि ऑफ टी आपके पास कार्बन की अमाउंट है किसी भी टाइम टी में, तो देन गवर्निंग इक्वेशन उसकी क्या बनेगी, डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू के ए। उसमें कंडीशंस क्या बनेगी, ए ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ए नॉट है, और हाफ लाइफ क्या है, यानी हाफ लाइफ के बाद क्या है, ए नॉट बाई टू रह जाएगी। तो आपने ए ऑफ टी फाइंड आउट करनी है कि जब उसमें बेसिकली क्या है कि 15% वो रहती है, 0.15 ए नॉट मौजूद है, तो आपने टी फाइंड आउट करना कि कितना टाइम हो चुका है। आपके पास जनरल ये वाली जो इक्वेशन है इसका सोल्यूशन आपने फाइंड आउट किया हुआ है। पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सी ई रेस्ट पावर के टी, इसमें इनिशियल कंडीशन दोनों पुट करें, यानी ज़ीरो ए की वैल्यू ए नॉट होनी चाहिए जब टी की वैल्यू ज़ीरो है, तो इससे आपके पास आ गया ए नॉट ई पावर के टी। अब ये वाली कंडीशन अप्लाई करें, ए नॉट बाई टू आएगी जब टी की वैल्यू 5730 है, तो ये पुट करने से आपके पास सी की वैल्यू के की वैल्यू आ जाएगी, के की वैल्यू -0.00012096 ठीक है। ये आपने ओरिजिनल इक्वेशन में पुट करें, ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दी। अब आपने बेसिकली फाइंड आउट करना है कि ए ऑफ टी फाइंड आउट करना है कि जब 0.15 ए नॉट है, तो 0.15 ए नॉट पुट करें तो यहाँ पे ए नॉट कैंसिल हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर ये के की वैल्यू और साथ में टी मल्टीप्लाई हो रहा है, ये आपके पास टर्म बच जाएगी। इसको आप नेचुरल लॉ के फिनोमेना में ले आएँ और टी की वैल्यू यहाँ से आपके पास आ जाएगी 15,682 ईयर्स। तो यानी आपके पास इतने साल पुराना वो ऑब्जेक्ट है जो भी स्पेसिमेन आप ले रहे हैं, वुड का जो भी स्पेसिमेन आप ले रहे हैं। तो इस तरह से आप यानी ये भी बेसिकली वही कार्बन डेटिंग की ही एग्जांपल है, इसको वही डिफरेंशियल इक्वेशन का सिस्टम आपने यूज़ किया, उसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सिस्टम को यूज़ करते हुए, उसका सोल्यूशन यूज़ करते हुए, इनिशियल कंडीशन यूज़ करते हुए आप इसका टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसकी एज क्या है फॉसिल की। हम पढ़ते हैं एक नया कॉन्सेप्ट है, दिस इज न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग। Newton law of cooling states that the time rate of change of temperature partial T by partial
d capital T by small t of a body is proportional to the difference between the temperature T of the body and the temperature Tm of the surrounding medium। यानी उसका जो टेम्परेचर डेरिवेटिव है वो किसके इक्वल होना चाहिए, आपके पास प्रोपोर्शनल होना चाहिए, जो डिफरेंस आ रहा है उसके प्रोपोर्शनल। अब उसकी अगर हम मैथमेटिकल फॉर्म बनाएं तो इस फॉर्म में आ जाएगी, यानी ये रेट ऑफ चेंज आ गया और ये डिफरेंस आ गया। अब रेट ऑफ चेंज और डिफरेंस आपने डिफाइन कर लिया। अब देखें कि इसका हम बेसिकली जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं और उसके फिर हम एग्जांपल्स देखते हैं या इसमें प्रॉब्लम्स देखते हैं कि किन किन प्रॉब्लम्स में ये चीज़ें यूज़ हो रही हैं। अब देखें कि ये सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सेपरेबल इक्वेशन है, सेपरेबल वाले मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। आफ्टर सॉल्विंग आपके पास यानी टी ऑफ टी विल बी इक्वल टू टी एम प्लस सी वन ई रेज टू पावर के टी। इस फॉर्म में आपके पास इसका आंसर आ गया। अब इनिशियल कंडीशन अगर आपको कोई गिवन हो तो वहाँ से आपके पास टी जीरो इज इक्वल टू टी नॉट गिवन हो तो ये सी वन की वैल्यू ये आ गई, ये पुट करके आपके पास ये इसका सोल्यूशन आ गया, फाइनल सोल्यूशन कर सकते हैं। अब इसके हम एग्जांपल देखते हैं कि किन किन एग्जांपल में किस किस तरह से ये टर्म अप्लाई हो सकती है या न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग अप्लाई हो सकता है। अब फॉर एग्जांपल आपके पास एक है, अ पॉट ऑफ बॉइलिंग वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड इज रिमूव्ड फ्रॉम द फायर and allowed to cool at 20 degrees centigrade room temperature. If after 2 minutes the temperature of the water in the pot is 80 degrees centigrade, find the time it will take the water to be at 40 degrees centigrade the temperature of the water after 5 minutes। यानी आपको बेसिकली न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है, तो आपको हॉट या कूलिंग के प्रोसेसेस जो मोस्टली इंडस्ट्रीज में यूज़ होते हैं या इस तरह से उसमें आप यूज़ कर सकते हैं। अब देखें कि आपके पास कैपिटल टी क्या है, टेम्परेचर ऑफ द वाटर, और किसी स्मॉल टाइम टी में हम न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता है ये होता है, और इसकी कंडीशन आपके पास गिवन है कि इनिशियली टाइम कितना है 100 और सॉरी टेम्परेचर कितना है 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 टाइम पे टेम्परेचर क्या है 100 और 20 डिग्री 2 मिनट्स के बाद उसका टेम्परेचर है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपने कैलकुलेट करना है कि कितने टाइम में 40 डिग्री तक पहुंचेगा और 5 मिनट के बाद टेम्परेचर क्या होगा, यानी टी ऑफ टी 40 डिग्री कब होगा, टी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और 5 यानी आफ्टर 5 मिनट्स उसका आपने फाइंड आउट करना है कि वैल्यू टेम्परेचर की क्या होगी। इसका सोल्यूशन जो आपके पास इक्वेशन है उसका सोल्यूशन आपको गिवन है कि इस फॉर्म में होता है, टी इज इक्वल टू टी एम प्लस सी ई रेज टू पावर के टी, और यहाँ पे आपके पास टी एम गिवन है कि 20 डिग्री सेंटीग्रेड, तो टी की वैल्यू आप पुट करें, टी इज इक्वल टू 20 प्लस सी रेज टू पावर के टी। अब आप देखें कि इनिशियल कंडीशंस पुट करें। पहली इनिशियल कंडीशन क्या है कि टी की वैल्यू 0 के लिए 100 आना चाहिए, 100 इज इक्वल टू 20 प्लस सी रेज टू पावर 0, तो सी की वैल्यू 80 आ गई, सी की वैल्यू 80 इस इक्वेशन में पुट करें तो टी विल बी इक्वल टू 20 टी प्लस 80 ई पावर के टी, सॉरी 20 प्लस 80 रेज पावर के टी। और ये आपके पास सेकंड कंडीशन क्या है कि टी ऑफ 2 इज इक्वल टू 80, यानी टी की वैल्यू 2 के लिए आंसर क्या आना चाहिए 80। वो कंडीशन पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, के की वैल्यू यहाँ से इसको सॉल्व करने के बाद के की वैल्यू आ जाएगी -0.144। ये के की वैल्यू भी आप ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर दें तो यहाँ पे आपके पास कैपिटल टी और स्मॉल टी बच गया। अब आपके पास जो आपने वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है या कैलकुलेट करनी है वो आप देखें कि आपने कैलकुलेट करना है कि आफ्टर 5 मिनट्स उसका टेम्परेचर क्या होगा। आफ्टर 5 मिनट्स के बाद आप टी की वैल्यू स्मॉल टी की वैल्यू 5 पुट कर दें तो इसको सॉल्व करेंगे तो उसका टेम्परेचर आना चाहिए होगा 59 डिग्री। और इसी तरह आपको टेम्परेचर की वैल्यू गिवन है 40, वो आप पुट करें तो स्मॉल टी की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो 96 मिनट्स के बाद 40 डिग्री का टेम्परेचर वो गेन करेगा या अटेन करेगा। तो बेटा इस तरह से आप न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग को ओरिजिनल रियल लाइफ एग्जांपल्स में यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह एक और एग्जांपल है कि कोई आपने ओवन में केक बनाया है, वो मतलब उसका इनिशियल टेम्परेचर गिवन है और इसी तरह 2 मिनट्स के बाद उसका टेम्परेचर क्या होगा और उसको कूल होने में कितना टाइम लगेगा, तो वो
सेम वही फिनोमेना, वही आपके पास गवर्निंग इक्वेशन मौजूद है, आप उसको यूज़ करते हुए और उसकी इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करते हुए उसको सॉल्व कर सकते हैं। आप इसी तरह से देखें वही एग्जांपल यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से थर्मामीटर आपने क्या है, थर्मामीटर को कूल होने में टाइम लगता है, वो आप किस तरह से कूल होगा उसको भी सेम वही यूज़ कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं। आप जैसे फॉर एग्जांपल दो लाइंस हैं, दो लाइंस पैरेलल परपेंडिकुलर कब होंगी, अगर उनकी स्लोप का प्रोडक्ट इक्वल टू -1 हो। या अब हम फर्दर बात करते हैं कि दो कर्व्स आपके पास मौजूद हैं C1 और C2, उनको ऑर्थोगोनल कब कहेंगे, या ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर उनको कब कहेंगे। वो परपेंडिकुलर या ऑर्थोगोनल कब होंगे कि अगर उनके टेंजेंट्स लाइन उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे जो उनकी टेंजेंट्स लाइन होंगी, जैसे ये एक ये वाली कर्व है, एक ये वाली कर्व है, तो इस तरह इनकी जो टेंजेंट लाइन होंगी, ये इसकी टेंजेंट लाइन है, इसके वो टेंजेंट लाइन आपस में अगर परपेंडिकुलर होंगी तो वो हम कहेंगे कि वो दो कर्व्स हैं वो आपस में क्या है, ऑर्थोगोनल है। अब ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज क्या होती हैं, जब आपके पास सारी की फॉर एग्जांपल फैमिली ऑफ कर्व्स हैं, आपके पास जी ऑफ एक्स वाई C1 और इस तरह एच ऑफ एक्स वाई C2, उनकी सारी की सारी कर्व्स आपस में ऑर्थोगोनल हैं, तो आपके पास क्या बन जाएगा, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बन जाएंगी। ठीक है, तो अब हम इसके में देखते हैं कि फर्दर इसको हम कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, इसका मेथड क्या है। द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन y is equal to C1x, so the origin and family of and the family of concentric circles with center at origin are orthogonal trajectories. यानी orthogonal trajectory occur naturally in the construction of meteorological maps and the study of electricity। यानी इसके भी बेसिकली हम एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही डिस्कस कर रहे हैं कि ये किस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसका जनरल मेथड हम किस तरह से जनरल मेथड क्या है फाइंड आउट करने का, टू फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ अ गिवन फैमिली ऑफ कर्व, फर्स्टली वो फाइंड द डिफरेंशियल इक्वेशन। यानी फॉर एग्जांपल y इक्वल टू C1x है, तो इसके डिफरेंशियल इक्वेशन आप dy by dx डिफाइन करते हैं, दैट डिस्क्राइब्स द फैमिली एंड द सेकंड ऑर्थोगोनल फैमिली गिवन बाय वो भी हम डेरिवेटिव से ही कैलकुलेट करते हैं, यानी उसका -1/, और उसको फ्रैक्शन की फॉर्म लिख लेंगे तो आपके पास वो आ जाएगा। अब उसमें हम प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, यानी अगर आपको कोई कर्व गिवन हो, आपने उसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी फाइंड आउट करनी है तो वो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ये कर्व मौजूद है, आप यहाँ से पहले तो C1 की वैल्यू फाइंड आउट करें, C1 की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी y/x। अब इसको आप डिफ्रेंशिएट करें, dy by dx इज इक्वल टू C1, C1 की वैल्यू आपके पास है y/x, और y/x को आप कह देते हैं कि ये क्या है, f of x y फंक्शन है। अब बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज का डिफरेंस आपने फाइंड आउट करना हो तो वो क्या -1/f(x, y) और -1 यानी ये बनेगा -x/y। तो इंटीग्रेशन लेंगे तो इसको इंटीग्रल ऑफ y डी, इसको आप सॉल्व करें, यानी ये इसके साथ सेपरेबल फॉर्म में आ गया, अब ये इसके साथ आ गया, तो ये इंटीग्रल y dy इज इक्वल टू -x dx। इसको आप सॉल्व करेंगे, y²/2 आ जाएगा इज इक्वल टू -x²/2 प्लस c, तो ये 2 से मल्टीप्लाई कर दें, y² इज इक्वल टू -x² प्लस 2c, और ये बन जाएगा x² प्लस y इज इक्वल टू c²। तो ये आपके पास ये जो बेसिकली बन गई, ये बेसिकली ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी आ गई। ठीक है, तो आज आपने क्या पढ़ा, बेसिकली आपने 3 मेजर कॉन्सेप्ट्स के बारे में पढ़ा। कार्बन डेटिंग क्या होती है, न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग हम किसे कहते हैं और उसकी एप्लीकेशंस क्या होती हैं, और ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरीज बेसिकली हैं क्या और उसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आज तक के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम फर्दर किसी नई टॉपिक्स पे डिस्कस करेंगे, तब तक के लिए।